ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हो यार आप सब? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ कि जनता की क्या हाल चाल है और जनता की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहे। और एनसीईआरटी कोडर वर्जन 2.0 का कैसा लग रहा है, इसको भी कमेंट सेक्शन में एकदम भर दो, ताकि हमें भी थोड़ा अपना जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये भी हम ट्रैक कर पाए, है ना? क्योंकि हमें आपके फीडबैक से ही हमें क्या मिलता है, हमें हौसला मिलता है। समझ में आया क्या? हमारा हौसला अफजाई करने के लिए तो कर ही सकते, क्यों? तो यार आज के इस लेक्चर के अंदर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्योंकि यार जब तक तुम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को नहीं समझोगे, तो फिर आगे का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, तुम्हें वो नहीं आने वाला। और फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के अंदर से एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट एकदम 100% फिक्स है और कंफर्म है कि यहाँ से आता ही आता है। क्योंकि इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है यार यहाँ पे, तो इसको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आओ समय को बिना बर्बाद किए हुए हम डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के टॉपिक पे जंप कर जाते हैं। इसके पहले यार हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मेस्टो साइकिल को समझाया था, और मेस्टो साइकिल के साथ ही साथ क्या हमने समझ लिया था कि oogenesis के बारे में पढ़ा था और पूरा का पूरा ओवुलेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ था। तो जो भी बच्चे यार हमसे मेस्टो साइकिल पढ़े हुए हैं, तो एक बार बताओ कि फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करेक्ट करके बताया था कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के डिफिनीशन के बारे में। एक बार फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की डिफिनीशन क्या होती है, एक बार हमें कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कि एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की डिफिनीशन क्या हुआ करती थी, वो बताओ। ये नहीं कि बचपन में जो बता दिया था मास्टर वही, ठीक है ना? बचपन का प्यार जो है भूल जाओ, और अभी वाला जो नया नया रिसेंट वाला प्यार है उसको से काम चलाओ। तो ये फर्टिलाइज तो यार फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के अंदर में अभी क्या पढ़ने वाले हैं? अरे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के अंदर में हम बात कर रहे थे। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के ऊपर ये जो एनसीईआरटी के अंदर में डायग्राम दिया हुआ है ना, इस डायग्राम को देखो, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग पाए कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन एक्चुअल में क्या होता है ना? एक बार इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म जो है ओवम के साथ आकर के फ्यूज होना चाह रहा है। क्या है? स्पर्म जो है ते ओवम के साथ आकर के क्या होना चाह रहा है भैया? फ्यूज होना चाह रहा है। देख रहा है ना? स्पर्म जो है ओवम के साथ आकर के क्या होना चाह रहा है? फ्यूज होना चाह रहा है। ठीक? तो यहाँ पे जो स्पर्म है जो ओवम के साथ आकर के भैया फ्यूज होना चाह रहा है, ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। पर ओवम के साथ फ्यूज करता है क्या? ना जी, ना जी, ओवम तो इसके अंदर में है। तो ये चीज क्या है? ये चीज है सेकेंडरी oocyte है, ठीक है ना? जब स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte के साथ आकर के फ्यूज होता है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोला करते हैं, ठीक है ना? देखो, हम फर्टिलाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्यों ह्यूमन का स्पर्म ही ओवम के साथ फ्यूज होता है? तो हम ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ये सारी बातें खैर हमने एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के भी अंदर में मैंने तुमको बहुत ही अच्छे से समझाया था। पर ये सारा का सारा चीज़ मैं तुमको यहाँ पर भी यार ले जाकर के बहुत अच्छे से समझाऊँगा। क्यों? कब जाकर के ट्विन्स बन जाते हैं। देखो, इस साल नीट 2025 के पेपर में ट्विन्स पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? तो ट्विन्स का डेवलपमेंट खैर वो तो हम जेनेटिक्स के अंदर में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। पर यहाँ पर भी यहाँ पे एक टर्म आता है पॉलीस्पर्मी वगैरह जैसा कुछ, ठीक है ना? तो वो भी सब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलो भाई, यहाँ पे देख लो अपना फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। ये तुमने डायग्राम देख लिया होगा कि स्पर्म है, यहाँ पे अंदर में ओवम है, मतलब ये पूरा का पूरा सेकेंडरी साइट है। और यहाँ पे ऊपर ऊपर में कुछ दीवार दिख रही है ना? इसको बोलते हैं हम क्या? कोरोना रेडिएटा की दीवार बोलते हैं, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। मतलब कोरोना रेडिएटा की सेल्स है जो इसको क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। फिर ये जो जोना पेलुसिडा हम बोला करते थे, जब टर्सरी फॉलिकल बनता है ना, टर्सरी फॉलिकल के अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके पेलुसिडा का फॉर्मेशन हो चुका रहता है, या फिर सेकेंडरी उस साइड आते-आते जोना पेलुसिडा की लेयर बहुत अच्छे तरीके से बन चुका होता है। ये जोना पेलुसिडा की लेयर किससे बनती है? इस चीज़ को भी मैंने यार तुमको वहाँ पे बताया था। जो थीका की लेयर बन रही है ना, जो ग्रेनुलोसा सेल से वही अरेंज हो जाती है, इसी को क्या बोला करते हैं? जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, यही क्या अरेंज हो जाती है? यही बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हो जाती है, वही बनाती है थीका।
सेल्स और थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, 2 तरीके के थीका हुआ करते थे। और साथ ही साथ ये भी तुमको पता है कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स का जो अरेंजमेंट है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जब बन रहा होता है, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स के टाइम पे थीका का लेयर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? मतलब ये अरेंजमेंट जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ऊपर-नीचे ऐसे अरेंज करना शुरू हो जाती है। पर जब सेकेंडरी फॉलिकल से जैसे टर्शियरी फॉलिकल होता है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट पूरा हो चुका होता है और जो मैच्योर फॉलिकल होता है, इस मैच्योर फॉलिकल के अंदर में मतलब ग्राफियन फॉलिकल बनते-बनते ट्यूना पिलोसिडा बहुत ही अच्छे तरीके से हमको डिस्टिंक्टिवली दिखाई देने लगती है और या फिर सेकेंडरी oocyte बनते-बनते ज़ोना पिलोसिडा बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देने लगती है। तो ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया था। कब? कब पढ़ा दिया था? कब पढ़ा बताओ बताओ? जब हम oogenesis पढ़ा रहे थे, तब वहीं पे मैंने तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा का सारा यार प्रोसेस समझा दिया था, ठीक? चलो एक बार अब यहाँ पे हम फर्टिलाइज़ेशन और इम्प्लांटेशन जो भी अपना टॉपिक है को पढ़ते हैं, पर इसको पढ़ने से पहले देखो यहाँ पे पिछली बार में हम तुमको जो पूरा का पूरा ये पढ़ा दिया था oogenesis, ये oogenesis की स्लाइड है, ठीक? यहाँ तक oogenesis थी। अब इसके हम आगे पढ़ते हैं, एक क्लियर सा बोर्ड बना लिए। अब यहाँ पे देखो हम पढ़ते हैं, ठीक? देखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि स्पर्म, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ द सेकेंडरी oocyte, क्या बोले? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द सेकेंडरी oocyte, याद करना, मार्क कर लेना इस वर्ड को, सेकेंडरी oocyte को ही बोलना है। तो जब स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज कर जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अरे समझ में आ गया क्या? कि जब स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte के साथ भैया फ्यूज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक? अब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ जब फ्यूज होता है, तो स्पर्म का क्या होता है? देखो स्पर्म के पास होता है सेंट्रियोल, इसका सेंट्रियोल इस सेकेंडरी oocyte के साथ जाकर के मिल जाता है, ठीक है ना? इसका सेंट्रियोल इस सेकेंडरी oocyte के साथ जाकर के मिल जाता है और इस सेकेंडरी oocyte के अंदर में कौन सी डिवीजन होना शुरू हो जाती है? मियोसिस 2, मियोसिस 2 हो जाता है और यहाँ पे फटाक से बन जाता है ओवम। यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। अरे समझ में आया क्या? यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो ये जो सेकेंडरी oocyte बना है, ठीक है ना? सेकेंडरी oocyte बना है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना, अरे देखो जो सेकेंडरी oocyte है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये क्या चीज है? भैया ये चीज तो मैच्योर फॉलिकल है कि नहीं है? हाँ सर मैच्योर फॉलिकल है। इसी मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं? ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बताओ ना, तुम जल्दी जल्दी बताओ। किसी मैच्योर फॉलिकल को है ना हम ग्राफियन बोलते हैं, ग्राफियन को बोलते हैं, इसी मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, इसी मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोला करते हैं, ठीक? तो 1 मिनट अगर ध्यान से तुम देखो इस ग्राफियन फॉलिकल को, और तुमको थोड़ा-सा स्पर्म को भी समझना पड़ेगा। तो देखो स्पर्म के अंदर में ऐसे 3 पोर्शन हुआ करते थे, होते तो 4 थे। स्पर्म हेड हो गया, नेक होता है, कॉलर न मत लिख के आ जाना, ठीक है? हेड हो गया, नेक हो गया, यहाँ पे ऐसे मान लो मिडल पीस होता था, ठीक है ना? मिडल पीस होता था और यहाँ पे इसका पूँछ होता था स्पर्म का, इसको टेल बोला करते थे। यही चीज़ हुआ करती थी ना भाई। इस हेड के अंदर में, इस हेड के अंदर में एक क्रोमोसोम हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? बिल्कुल सर, यहाँ पे एक क्रोमोसोम हुआ करता था और यहाँ पे एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता था हेड के अंदर में। इस मिडल पीस में 2 चीज़ हुआ करता है, क्या होता है? इस मिडल पीस में तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, बताया ही था। माइटोकॉन्ड्रिया होता है और यहाँ पे कुछ यार स्पिंडल फाइबर होते हैं, ठीक है ना? स्पिंडल फाइबर, सॉरी स्पिंडल फाइबर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इसके सेंट्रियोल होते हैं, है ना? यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करने का काम करते हैं। तो मिडल पीस के अंदर में 2 चीज़ हुआ करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये सेंट्रियोल हुआ करता है। ये चीज़ तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो जब हम सेकेंडरी oocyte बन गया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, है ना? ग्राफियन फॉलिकल बन गया और यही ग्राफियन फॉलिकल मतलब इसी सेकेंडरी oocyte के अंदर में ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत नया चीज़ है ना? तो इसी मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन, अब सेकेंडरी oocyte इसके साथ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस है कि नहीं है? हाँ सर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो इस सेकेंडरी oocyte के अंदर में ही तो ओवम होगा, ठीक है ना? जब ये मियोसिस 2 करेगा और मियोसिस 2 कब करेगा?
जब ये स्पर्म का सेंट्रियोल इसके साथ जाकर के अटैच करेगा, तभी जाकर के तुम्हारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है ना? तो एग्ज़ैक्टली यार यही जो प्रोसेस है ना, ये जो मैंने तुमको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, यही क्या है? फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस है। अभी मैं तुमको यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा-सा और ध्यान से सुनना कि जब हम बात कर रहे होते हैं मैच्योर फॉलिकल की, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? मैच्योर फॉलिकल की या फिर अगर आप ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखोगे या फिर तुम सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसको हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं ना, जो रिलीज़ होता है, ठीक? अगर हम इसको स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, तो इस सेकेंडरी oocyte को हम देखते हैं, ठीक है ना? सेकेंडरी oocyte को ही हम देख रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं स्पेसिफिकली? चलो सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अभी तुमने यार सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर देखा या फिर जिसको तुम एग बोला करते हो, अभी तुमने स्ट्रक्चर उसका देखा। यहाँ पे क्या हुआ करता है, यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लेयर हो गई, ज़ोना पेलोसिडा की लेयर है। ये सब तो बात की बात है, अभी हम इसको समझ ठीक है ना? इसके बाहर जब तुम देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं। अभी तुमने देखा था ना सेल्स, इस सेल्स को क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं भाई? सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, ठीक? देखो ये कोरोना रेडियाटा की सेल्स होती है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है यार? इसके अंदर में है ओवम, ठीक है ना? ओवम बोलो या फिर सेकेंडरी oocyte का एक है स्ट्रक्चर है, तो इसी के अंदर में मतलब सेकेंडरी oocyte है। समझ में आ गया ना? ये पूरा का पूरा एक सेल का फॉर्म इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना ये मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है ना? तो इसके अंदर में ही मान लो इसका न्यूक्लियस है। ऐसे समझो ये जो सेल्स है इसी के अंदर में यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है तो इसको मैं बार-बार ऐसे इसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। खैर एनसीईआरटी में पता है यार थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, पर मैं तुमको जैसा एनसीईआरटी का लैंग्वेज लिखा हुआ है ऐसा ही मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये इस एग का या फिर इस सेकेंडरी oocyte का इसके अंदर में बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस रखा गया है, यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में, ठीक? इसी न्यूक्लियस के साथ ही तो आकर के टकराएगा यार। देखो इसी न्यूक्लियस के अंदर साथ आकर के अपने स्पर्म को क्या करना है? टकराना है। बिल्कुल भैया, इसी के साथ टकराना है। पर ये जो चौकीदार लगे हुए हैं, जो सेल्स बाहर लगे हुए हैं, जिसको कोरोना रेडिएटा बोल रहे हैं, अब पहले इस दीवार को क्या करना पड़ेगा? हमको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। तो देखो स्पर्म के हेड के अंदर में एक्रोसोम होता है कि नहीं होता? हाँ भैया, स्पर्म के हेड में एक्रोसोम तो होता ही है। अब ये एक्रोसोम एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये रिलीज कर जाएगा और जैसे ही एक्रोसोम यहाँ रिलीज होगा, ये पूरी दीवार क्या हो जाएगी? तुरंत खटक से ये गायब हो जाएगी। समझ में आया क्या? ये पूरी की पूरी जो दीवार है, ये गायब हो जाएगी और स्पर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक? अब देखो जैसे ही स्पर्म यहाँ पे आया, क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे आया, तो ये कौन सी सेल्स की लेयर है? तो ये है तुम्हारा ज़ोना पेलुसिडा की लेयर। ठीक है ना? ज़ोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है ना भाई, ये जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं ज़ोना पेलुसिडा। अब ये जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, एक सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे पूरा का पूरा खलनायक जो है ज़ोना पेलुसिडा की लेयर। देखो, इस ज़ोना पेलुसिडा की लेयर पे ना ज़ोना पेलुसिडा की लेयर पे लगे होते हैं रिसेप्टर। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। जैसे कि देखो, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर के लैंड करता है, तो स्टिग्मा और पॉलन के बीच में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन चलता था कि नहीं? बिल्कुल यार, वहाँ पे केमिकल डायलॉग एस्टेब्लिश हो जाता था और उसकी वजह से जो प्लांट है वो पहचान जाता था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की वजह से कि ये हमारे ही वैरायटी का पॉलन है, तभी जाकर के पॉलन ग्रेन का सॉरी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ करता था। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि तुम अगर ह्यूमन के अलावा किसी अदर स्पीशीज का जो है सीमेन ला करके वेजाइना के अंदर में इंसेमिनेट कर देते हो, वेजाइना के अंदर में डाल देते हो, तो भी जाकर के फर्टिलाइजेशन कर जाएगा। ऐसा थोड़ी होता भाई, ऐसा कहाँ होता है? ह्यूमन के ही तो साथ होता है, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है? कौन से रिसेप्टर होते हैं? तो वही रिसेप्टर है, ज़ोना पेलुसिडा का रिसेप्टर। इसी ज़ोना पेलुसिडा के रिसेप्टर पे क्या लगे हुए होते हैं? ज़ोना पेलुसिडा पे ही क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। और यही रिसेप्टर क्या करता है? बताता है कि ये ठीक है, ये ह्यूमन का ही क्या है? स्पर्म ह्यूमन का ही सीमेन है, चलो इसको एंट्री दे दो, ठीक है? अब देखो, जब स्पर्म निकलेगा, ठीक है ना? एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म तो आते हैं, तुमको पता है ना? एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकल जाते हैं। अब सोचो वेजाइना है, ठीक है ना? जैसे ही वेजाइना कैनाल है, अब यहाँ पे पूरे के पूरे जो स्पर्म है ना, एकदम पूरा दौड़ा-दौड़ी में लगे हुए हैं, एकदम भना-भन, एकदम भन-भन, मन-मन, एकदम भन्नाट तरीके से पूरा भाग रहे हैं। यहाँ पे स्पर्म की क्या है? यहाँ पे स्पर्म की रेस लगी हुई है, ठीक है ना? स्पर्म पूरी रेस से कहाँ पे पहुँचना चाह रहा है?
फ़ॉलोपियन ट्यूब तक पहुँचना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, फ़ॉलोपियन ट्यूब तक तो पहुँचना ही चाहेंगे, ठीक? सोचो अगर इतने सारे स्पर्म फ़ॉलोपियन ट्यूब के पास पहुँच रहे हैं, तो क्या बहुत सारे फ़ॉलोपियन इस सेकेंडरी oocyte ये जो है, इसके साथ बहुत सारे स्पर्म आकर के इसके साथ इंटरेक्शन करना चाहेंगे कि नहीं? बताओ? बिल्कुल सही बात है सर, कि यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म जो है आकर के इसको साथ फर्टिलाइज़ेशन करना चाहेंगे, इसके फ्यूज़न करना बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना कि फर्टिलाइज़ेशन या फिर जब फ्यूज़न की बात कर रहे हैं ना, केवल एक ही स्पर्म जो है ना, इसके अंदर में जाएगा, ठीक है ना? इस सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस से केवल एक ही स्पर्म टकराएगा, समझ में आ गया ना? अगर 2 स्पर्म टकराए ना, तो 2 बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब जाके ट्विन्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। खैर, इसको भी थोड़ा-सा हम ट्विन्स को जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो ट्विन्स को थोड़ा-सा हम और आगे फिर डिस्कस कर लेंगे, या फिर ट्विन्स हम इसी में कोशिश करते हैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर के अलग-अलग तरीके के बताएँ दो। मैटरनल ट्विन, पैटर्नल ट्विन अलग-अलग, ठीक है ना? मोनोज़ाइगोटिक वगैरह सब, ठीक? चलिए साहब, अपने पास कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है। चलिए साहब, तो यहाँ पे देखो कई सारे स्पर्म आगे अंदर आना चाह रहे थे, पर केवल उतने 200 मिलियन स्पर्म के अंदर से सोचो केवल एक ही स्पर्म होगा जो इस ओवम के साथ जाकर के फ्यूजन करेगा। हाँ सर, ये कैसे हो जाता है? इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कैसे हो जाता है कि केवल एक ही स्पर्म जाकर के इसके साथ फ्यूज कर जाता है? ठीक, तो इसको समझो, ये जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं ज़ोना पेलुसिडा की लेयर, ये क्या करते हैं? ये एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, समझ में आ गया ना? मतलब ये पॉलीस्पर्मी की जो कंडीशन है ना, उसको प्रिवेंट करते हैं। पॉलीस्पर्मी की कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं या फिर पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही एक स्पर्म आता है ना, फिर से अगेन ज़ोना पेलुसिडा की लेयर, देखो स्पर्म आना है तो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रप्चर करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। और स्पर्म देखो, जैसे ही एक बार स्पर्म मान लो यहाँ पे अंदर आ गया ना, फिर पूरी की पूरी जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, ऐसे इसकी फिर रिपेयरिंग हो जाती है, फिर अगेन ये भर जाता है, ताकि कोई फिर दूसरा स्पर्म इसके अंदर में ना आ पाए। समझ में आ गया ना? तो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर ही क्या करती है, पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करती है। अरे ये बात तो समझ में आया क्या? इस बात को अगर समझ गए, तो मान के चलो कि पूरा का पूरा फर्टिलाइज़ेशन तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए साहब, अब इसको हम थोड़ा-सा एनसीईआरटी की लाइनों में ढूँढने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन कहती क्या है? तो इसको भी एक बार समझो कि एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है, क्योंकि जब तक तुम एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है, ये नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखो, यहाँ पे ये चीज़ तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखो बाहर में क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, बिल्कुल दीवार है। ये जो हेड है ना, देखो हेड ही है इसके साथ टकरा रहा है और एकदम धड़-धड़-धड़-धड़, टच-टच, ठीक है? पूरा ही दीवाल तोड़ देगा, समझे? अब जैसे ही पूरा दीवार टूट गया, ठीक? स्पर्म देखो, अब ये वाला स्पर्म जो है कितना चालाक है। ये फटाक से ज़ोना पेलुसिडा के लेयर से आकर के क्या कर लिया? इंटरेक्शन कर लिया, ठीक है ना? ज़ोना पेलुसिडा के साथ इंटरेक्शन कर लिया। अब फिर देखो, ज़ोना पेलुसिडा के लेयर के अंदर में ये होता है प्री-विटालाइन, समझ में आया ना? ये प्री-विटालाइन स्पेस होती है, मतलब ये जो 2 मेम्ब्रेन है ना, आउट यहाँ पे ज़ोना पेलुसिडा की लेयर के अंदर भी तो लेयर होती है, मतलब यहाँ पे 2 छोटे-छोटे बहुत पतले-पतले एकदम मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना? इस मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, जो तुमको पिंक कलर से दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्री-विटालाइन है ना, प्री-विटालाइन स्पेस बोलते हैं, ठीक? इसके बाद देखो यहाँ पे ओवम, ओवम बोले तो यहाँ पे न्यूक्लियस लगा हुआ है, ठीक है ना? न्यूक्लियस है किसका? इस मतलब जो सेकेंडरी oocyte है इसका न्यूक्लियस है, जो मैच्योर फॉलिकल है उसका न्यूक्लियस, ठीक है ना? मतलब जो एग है उसका न्यूक्लियस है। तो देखो क्या लिखा है, ओवम सराउंडेड बाय 2 स्पर्म, ये उसी चीज़ का यहाँ पे डायग्राम दिखा भी दिया गया है, ठीक? अब देखो फर्टिलाइज़ेशन की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, इसको एकदम ध्यान से देखना। इस पेज के अंदर में तो बहुत ध्यान से देखो, मैं तुमको इसमें क्या करता हूँ ना, एक-एक लाइन मैं तुमको इसमें अंडरलाइन करा के तुमको पढ़ा दूँगा, ठीक है ना? क्या लिखा है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या फिर कोइटस, सीमेन इज़ रिलीज़्ड बाय द पेनिस इंटो द वेजाइना। इस प्रोसेस को क्या बोला करते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इनसेमिनेशन। अरे बोलते हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनसेमिनेशन, ठीक? तो इनसेमिनेशन जब होगा, जब स्पर्म वेजाइना के अंदर जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन और होगा बुद्धू कहीं के, तो वही इनसेमिनेशन है। मतलब सीमेन को इनसाइड करो, किसके इनसाइड? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर वेजाइना के अंदर में डालो, उसी को बोलते हैं इनसेमिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता है देखो, मेल के अंदर में देखो यहाँ पे एक चीज़ है, प्लांट के केस में पता है,
जो पोलन ग्रेन था वो भी मतलब नॉन मोटाइल था और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में जो एग था ना वो भी नॉन मोटाइल था। मतलब प्लांट के अंदर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हुआ करते हैं। पर एनिमल के कंडीशन में क्या होता है, इसीलिए तो प्लांट के अंदर में पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये सारा चीज वहां पे मैंने कहानी को ठीक। पर एनिमल के केस में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है ये क्या होता है, मोटाइल होता है। ठीक है ना, इसके पास देखो ना टेल होता है, पूंछ होता है, दनादन चलेगा। ठीक। और जो ओवम बोले या फिर जो सेकेंडरी साइट है या फिर इसको एग बोलते हैं ना, एग बोल दिए। जो एग होता है ये क्या होता है, ये नन मोटाइल होता है। ये समझ में आया क्या, ये क्या होता है, नन मोटाइल होता है। इसीलिए सीमेन जो है विजाइना ट्रैक्ट के अंदर में आता है। ठीक। तो देखो अब क्या लिखा है, मोटाइल स्पर्म स्विम रेपिडली, ठीक है ना, बहुत तेजी से भागेगा एकदम भन्नाट तरीके से। पासेस थ्रू द सर्विस, सही बात है, सर्विस को पास करते हुए कहाँ पे चला जाएगा, इंटर इनटू द यूटेरस एंड फाइनली फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, फाइनली रूचेस टू द फॉलोपियन ट्यूब। और फॉलोपियन ट्यूब के किस रीजन पे जाकर के रुकेगा, तो याद रखना यहाँ पे एम्पुलरी रीजन पे, ठीक है ना, फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन पे। एम्पुला को क्या बोला था, जो है फूला उसे बोला करते हैं हम एम्पुला। यही मैंने तुमको बताया था कि जो फूला हुआ है, जो थोड़ा सा वाइडर पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पुला बोलते हैं। एम्पुलरी रीजन ऑफ द फालोपियन ट्यूब। अब क्या होता है, ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, ओवम जो है ओवरी से रिलीज्ड हो चुका है, इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इनटू द एम्पुलरी रीजन। ठीक है ना, एम्पुलरी रीजन पे जाएगा। देखो क्या होता है, इस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम ऐसे देखेंगे, ठीक है ना, यूटेरस से वेजाना की तरफ देखेंगे तो ऐसे होगा। या फिर इसका जो पहला पार्ट होता है कौन होता है, तो इनफंडिबुलम मतलब फनल शेप होता है, फिर एम्पुला होता है वाइडर पार्ट होता है, फिर इस्थमस होता है जो कि नैरोअर पार्ट होता है। ठीक है ना, तो इसी एम्पुला, एम्पुला क्या होता है, फूला हुआ पार्ट है ना, जो फूला हुआ पार्ट है इसको ऐसे याद रख लो, जो फूला हुआ पार्ट है यहाँ पे स्पर्म भी आ जाएगा और ये ओवम जो है ये भी आ जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा जगह मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन करने में आसानी हो जाएगा। पतले से जगह में तुम कैसे कर पाओगे, पतले से जगह में नहीं कर पाओगे अच्छे से, है ना। इसीलिए एम्पुला रीजन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। या फिर इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे, इस्थमिक एम्पुलरी रीजन पे भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे एम्पुलरी रीजन पे क्या होता है भैया, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आगे बढ़ो। आगे लिखा है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। ठीक है ना, तब इस लाइन से कई बार नीट के अंदर में बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, जब इस बार एक बार नीट से क्वेश्चन आया था ना तो लोगों के तोते उड़ गए थे, समझ में आया ना, बहुत लोग गलती कर दिए थे। ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा, क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन क्या लिखा, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अगर, ध्यान से सुनना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अगर, फर्टिलाइजेशन केवल और केवल तभी होगा जब जब मतलब कि जो प्रैक्टिकल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जो नाम दे दिया था ना भाई एग्जाम के अंदर में नीट के अंदर में, तो प्रैक्टिकल लिखा था, प्रैक्टिकल फर्टिलाइजेशन कब होगा, तो कैन ओनली अगर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। ठीक है ना, जब ये साइमल्टेनियस जाएंगे ना, इसे देखो प्रैक्टिकली फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल है, जब स्पर्म और ओवम एक साथ साइमल्टेनियसली रीच कर जाए, तभी जाकर के प्रैक्टिकली फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल द कोपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो देखो यहाँ से इस लाइन से और इस लाइन, ये जो ऊपर और नीचे दोनों के लाइन है ना, इससे हो सकता है नीट में असर्शन रीजन का सवाल बन जाए। क्या हो सकता है, इस लाइन से हो सकता है नीट के अंदर में असर्शन रीजन का सवाल बन जाए। और असर्शन क्या होगा, असर्शन यही होगा, व्हाई नॉट ऑल द पॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। रीजन अगर ये दिया होगा कि because all the sperm and ovum cannot simultaneously reach to the ampullary region, तब जाकर के सही होगा। बाकी कुछ लिखा है समझो सब बकवास लिखा है। ठीक, तो इससे असर्शन ऑन रीजन या फिर स्टेटमेंट टाइप से एक बहुत ही शानदार तरीके से हम सवाल को क्रिएट कर सकते हैं जिससे लोगों के तोते उड़ सकते। ठीक है ना, तो तोते ना उड़े इसलिए आगे बढ़ो। ठीक, आगे क्या लिखा है भाई, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन, पर वहां पे क्या लिखा था तुमने देखा था ना, सेकेंडरी साइट लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो खैर वो डिफिनेशन एक्चुअल में करेक्ट है, पर ऐसा डिफिनेशन आ जाता है तो तुम इसको निगलेक्ट मत करना कि मास्टर ने मेरा वो बताया था। मैंने तुमको फील देने के लिए, मैं जाने के लिए बताया है, पर एनसीईआरटी को याद रख लो।
एनसीईआरटी अगर दिन को रात बोले तो रात बोलना है, रात को दिन बोले तो दिन बोलना है, ठीक? और मास्टर तुमने वो कंसेप्ट क्यों बताया? क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में समझ में आ जाए, उस लाइन को भी तो याद रखनी है तो, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फ्यूजन ओवम के साथ, यही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अगर सेकेंडरी ओसाइट भी लिखा तो गलती नहीं होगा, ठीक है ना? अगर सेकेंडरी ओसाइट भी लिखा है और लिखा है कि बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी भाग करके आओगे। देखो नीट के अंदर में क्या होता है, कभी-कभी सारे के सारे ऑप्शन गलती होते हैं, ठीक है ना? लगेगा तुमको सारा ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन गलती है, पर लिखा उसमें लिखा रहता है ना कि मोर एप्रोप्रिएट को चूज करना है, ठीक है ना? करेक्ट लिखा रहेगा लेकिन चारों ऑप्शन गलती रहेगा, पर उसमें से जो सबसे ज्यादा सही उसको सही करना, ठीक? अगर लिखा है कि गलत क्या है, तो जो सबसे ज्यादा गलत है उसको, ठीक है ना? अगर बोथ लिखा है तो बोथ के अंदर में मार्क करके आ जाएंगे, ठीक? आगे बढ़ दे जाते हैं। क्या लिखा है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्या लिखा है? स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर। मैंने तुमको अभी पूरा की पूरी कहानी बता दिया। जोना पेलुसिडा के लेयर के साथ स्पर्म आकर के क्या करेगा भैया? कांटेक्ट करेगा ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ देखा क्या? देखा क्या? यहाँ पे इस वाले लाइन से भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन नीट के अंदर में बन सकता है और इस वाले लाइन से असर्शन रीजन भी बन सकता है, ठीक है ना? कि बहुत सारे स्पर्म क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि इसकी परमिबिलिटी को चेंज कर देता है और परमिबिलिटी में चेंज कब आती है? जब स्पर्म इंटर होता है। तो इससे मिला-जुला के कम से कम 4 से 5 सवाल बस इसी 2 लाइन से बनाया जा सकता है असर्शन रीजन के, जिससे लोगों के तोते उड़ जाएँ, आगे तोते उड़ रहा है। तो देखो भाई, Thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि एक ही स्पर्म क्यों ओवम के साथ फर्टिलाइज कर रहा है। The secretion of the chromosome help in the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। ये सारा का सारा मैंने तुमको बता दिया था। अब अगर तुम oogenesis का लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में देख करके आए हो, तो तुमको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? देखो यहाँ पे oogonia हुआ करता है। इस oogonia से एक प्राइमरी oocyte होता है। ये मियोसिस 1 में जाकर के अरेस्ट हो जाता है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे बना हुआ होता है। फिर क्या होता है यहाँ पे? सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ के पहले-पहले, स्पर्म के अटैचमेंट से पहले, मतलब ऐसे बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन जो है, जब टर्शियरी फॉलिकल बनता है ना, तब जाकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट होकर के तुरंत फटाक से सेकेंडरी oocyte बन चुका होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब स्पर्म आता है, तब जाकर के ये क्या शुरू करता है? मियोसिस 2 क्या शुरू करता है? मियोसिस 2 करता है और फिर यहाँ पे एक ओवम बनता है और सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन तभी हो रही होती है, ठीक है ना? ये बात समझ में आया क्या? वही लिखा है दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकंड राइट। नीचे लिखा भी है कि सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, इसके साथ-साथ सेकंड पोलर बॉडी भी बनाता है और ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहाँ पे तो यार मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कैसे बन सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। तो जो भी बच्चे यार नहीं देख पर देख लो वहाँ पे, तो सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा वहाँ। एंड हेप्लॉइड ओवम जिसको हम ओटिड बोलते हैं, ये भी लिखा हुआ है। ओवम को हम ओटिड भी बोलते हैं, याद रख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? कि सून फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट की प्लॉइडी देख लो कितनी है, डिप्लॉइड होगा। और तुम्हें पहले से ही पता है कि स्पर्म और ओवम जब आकर के फ्यूज कर जाएंगे, तो इसकी हेप्लॉइड तो होगा नहीं, ये डिप्लॉइड बन जाएगा। और जो जाइगोट होता है, ये सिंगल सेल्ड होगा, ठीक है ना? जाइगोट क्या होगा भाई? तो जाइगोट जो बन रहा है यहाँ पे, ये सिंगल सेल्ड जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट। तो लिखा है कि जाइगोट के अंदर में कितने, तो जाइगोट की प्लॉइडी लिख दी यार, अब बकलोलवा यहाँ पे ट्वेल्व होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम जाइगोट के अंदर में होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर, 46 क्रोमोसोम तो जाइगोट के अंदर में होंगे ही, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है, तुमको भी पता है। जब देखो फादर के अंदर में एक्स वाई होता है, ठीक है ना? मदर के अंदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर इससे गैमेट बनाएंगे तो केवल एक्स ही बनेगा और यहाँ से एक्स और वाई दोनों तरीके के, फादर से एक्स और वाई दोनों तरीके के गैमेट बना सकते हैं, ठीक। अगर इस ये वाला जो है इस एक्स के साथ कंबाइन करेगा, एक्स एक्स होगा और एक्स एक्स के अंदर में होगा, तो बेबी गर्ल बन जाएगी, ठीक। और एक्स और वाई जब फ्यूज होंगे तो बेबी बॉय बन जाएगा, लकड़ा बन जाएगा। समझ में आया क्या? बेबी गर्ल और बेबी बॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है? यही होता है। तो पूरा का पूरा सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ पे दे रखा है। खैर, एक बार सेक्स डिटरमिनेशन हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? एक बार सेक्स डिटरमिनेशन हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। एक बता रहा हूँ तुमको,
अगर तुमको नीट का एग्जामिनेशन अगर बहुत अच्छे से क्लियर करना है ना, तो एनसीईआरटी टू क्वार्टर वर्जन 1.2 वो का लेक्चर भी टाइम निकाल करके देखते रहो, ठीक है ना? टाइम निकाल निकाल करके देखते रहो, खास करके सेल डिवीजन के अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तो इसको देखते रहो यार, तब जा करके तुम्हारे कॉन्सेप्ट। मैं इसको धीरे-धीरे एनसीईआरटी टू क्वार्टर वर्जन 1.0 में अभी मैंने अपलोड तो नहीं, अपलोड कर दूँ, ठीक है ना? जब तक तुम लेक्चर देख रहोगे अभी तो अपलोड हो चुका है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो 50-50% की जो होती है ना पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, तब टू वाई बनेगा। तो 50% रोल होता है फादर का, 50% रोल होता है मदर का, कि बेबी गर्ल बनेगा कि बेबी बॉय बनेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन में 50% फादर का रोल, 50% मदर का रोल। तो लेडीज को इतना क्लेम क्यों करना, ब्लेम क्यों करना, अगर उनका बेबी गर्ल बेबी बॉय नहीं होता है तो, ठीक है ना? तो ये सारा कुछ यार फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना? अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है तो फिर सेल डिवीजन होना चालू होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होना चालू होता है। पर इस सेल डिवीजन को हम क्लीवेज बोलते हैं। इस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं हम? क्लीवेज बोलते हैं, ठीक? तो एक होमवर्क है तुमको कि सेल डिवीजन और और क्लीवेज में क्या अंतर होता है, ठीक है ना? सेल डिवीजन और क्लीवेज के में क्या अंतर होता है, तो इसको तुमको बताना है कि सेल डिवीजन और क्लीवेज के अंदर में क्या अंतर होता है। बहुत ही बेसिक बेसिक है कि सेल डिवीजन और क्लीवेज में क्या-क्या डिफरेंस, तो ध्यान से सुन। एक बार तुम नेट पे सर्च करो, चाहे कहीं पर भी सर्च करो, तुम्हें मिल जाए, ठीक? आगे बढ़ते हैं यार, सवालों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखो, हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पे देखो स्पर्म आकर के फ्यूज हुआ, तुरंत यहाँ पे एक जाइगोट बना, ठीक है ना? तुम ध्यान से सुनते जाओ, यहाँ पे क्या बना है? जाइगोट बना, ठीक? जाइगोट बना, ठीक? अब ये जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट से अब डिवीजन होता जाएगा। सिंगल सेल है ना, तो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बनता जाएगा, ठीक है ना? देखो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे, फिर 64 एंड सो ऑन डिवीजन होता रहेगा। तो देखो इस क्लीवेज के अंदर में, ठीक है ना, जो भी सेल्स का फॉर्मेशन बन रहा होता है, क्या बोला? इस क्लीवेज के अंदर में जो भी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ये जितने भी सेल्स है ना, इस सारे सेल्स को हम ये बोलते हैं ब्लास्टोमेयर, है ना? इसको ब्लास्टोमेयर मतलब जो सेल्स है, जो कोशिका है, जो सेल है, इसको हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। समझा गया ना? क्लीवेज डिवीजन में जो सेल बनता है वो ब्लास्टोमेयर होता है। ठीक, एक डिफरेंस तुम सेल डिवीजन और क्लीवेज में यहाँ से भी निकाल सकते हो, ब्लास्टोमेयर, ठीक है ना? तो 2, 4, 8, 16, 32 इसके बाद 64, 64 सब, ठीक है ना? इसको ब्लास्टोमेयर। अब इस जाइगोट के बाद बनता है मोरुला, ठीक है ना? मोरुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो, ऐसे देखो यहाँ पे है मोरुला, ठीक है ना? मोरुला बन गया है, ठीक है ना? 8 टू 16 सेल्ड स्टेज जो होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं? मोरुला। ये जो मोरुला है ना, ये 8 टू 16 सेल्ड स्टेज जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखो ये ब्लास्टोसिस्ट बन तैयार हो गया, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है ना? तो इसको भी एक बार देखते हैं। पर एक पूरा का पूरा प्रोसेस तुम देख रहे हो ना, कि एम्पुला रीजन पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर एम्पुला रीजन से ना डिवीजन होता रहेगा भाई। देखो एम्पुला रीजन पे होता क्या है, डिवीजन शुरू हो जाएगा, होता रहेगा, पर धीरे धीरे ना एम्पुला रीजन से ये जो भी सेल डिवीजन होता रहेगा, और एम्पुला रीजन से घिसिक करके ना ये सारे के सारे सेल्स कहाँ पे जाना चालू कर देंगे? इस यूटेरस के साइड में जाना चालू कर। देखो यहाँ पे जो सारे सेल्स है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे इस ओवरी के अंदर में, मैं हाथ उधर नहीं कर सकता, ठीक है ना? इस ओवरी के अंदर में देखो यहाँ पे बन गया, तो इस ओवरी से पूरा का पूरा सेल से देखो इधर यूटेरस, हाँ इस यहाँ पे आना चाहेगा, इस यूटेरस रीजन में आना चाहेगा। कहाँ से? इस ओवरी से पूरा का पूरा सेल्स यार इस यूटेरस रीजन में आना चाहेगा, क्योंकि फाइनली इम्प्लांटेशन कहाँ पे कराना? यूटेरस के अंदर में कराना ना। इसीलिए क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, पहले ओवरी से, यहाँ ओवरी से घिसकते जाएंगे, घिसकते घिसकते कहाँ पे जाएंगे? यूटेरस के साइड में जाएंगे, प्लांटेशन तो वहीं पे, ठीक। तो इस डायग्राम में वही चीज दिखाया गया है। तो क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉम्ब फर्टिलाइजेशन पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रायो थ्रू द फॉलोपियन ट्यूब, ये पूरा का पूरा इस डायग्राम में तो दिखा दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या दिखा रहा है इस डायग्राम के, देखो। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के यहाँ पे लाइन एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है। क्या लिखा है? द माइटोटिक डिवीजन, सही बात है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन ही होगा क्योंकि हमको प्लाइडी को मेंटेन करना है। तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस। देखो एम्पुला के बाद फिर इस्थमस, इस्थमस जो होता है यूटेरस से कनेक्टेड पार्ट है, तो वहां से इधर आएगा, ना कि ओवरी के साइड में थोड़ी जाएगा भाई, तो यूटेरस के साइड में आएगा। यूटेरस से कनेक्टेड रीजन कौन है? इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट
इज कॉल्ड क्लीवेज, इसी को हम क्लीवेज बोलते हैं ना, टुवर्ड द यूटेरस, यूटेरस के ही साइड में जाएगा। एंड फॉर्म 2 4 8 16 डॉटर सेल, और जो डॉटर सेल बनाते हैं इस डॉटर सेल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब क्या है, द एम्ब्रायो विद 8 to 16, अब जो एम्ब्रायो जो है 8 से 16 ब्लास्टोमियर का है, मतलब ऐसा एम्ब्रायो जिसके अंदर में 8 से 16 सेल है, इसी सेल को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं फिर मोरूला, क्या बोलते हैं, मोरूला। ये चीज मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि मोरूला किससे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मोरूला फिर फर्दर इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन कंटिन्यू हो जाएगा ना, एंड तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके अंदर में, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में, ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट का नाम सुन के देखो, जहां पे सिस्ट होता है ना, सिस्ट का मतलब होता है थोड़ा खाली जगह जहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह भरा होता है ना, तो हम सिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा खोखला टाइप से भी तुम दिखेगा, अभी तुम डायग्राम देखे होगे ऊपर वाला, ऊपर वाले डायग्राम में देखो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा खोखला टाइप से दिख रहा है ना, इसीलिए हम इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। As it move further into the uterus, the blastomere of the blastocyst, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल्स हैं, सेल्स को ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। क्या लिखा है, ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू द आउटर लेयर, आउटर लेयर जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसको ध्यान से एक बार और समझ लेते हैं। देखो जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसके जो सेल्स थे ये दो लेयर बना लेंगे, ठीक है ना। आउटर लेयर को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट। आउटर को बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या होता है, आउटर लेयर होता है, ठीक है ना, इसको हम आउटर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ अंदर में बहुत सारे सेल्स के ऐसे ऐसे ग्रुप हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं आईसीएम। आईसीएम बोले तो इनर सेल मास, क्या होता है, ये होता है इनर सेल मास। आईसीएम बोले तो क्या होता है भाई, इनर सेल मास हुआ करता है आईसीएम का मतलब, ठीक। अब देखो क्या होता है, द इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच टू द ट्रोफोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं इनर सेल मास, समझ में आ गया ना। अब देखो ये ट्रोफोप्लास्ट लेयर गेट अटैच टू द एंट्रोमीटर, अरे जो बाहर है, जो बाहर की लेयर है यही तो जाकर के यूटेरस के साथ अटैच होगा। तो यही नीट के एग्जाम में कई बार पूछता है कि कौन सी लेयर जाकर के यूटेरस में इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करती है। तो याद रख लो ट्रोफोप्लास्ट सबसे बाहर है, तो ट्रोफोप्लास्ट ही जाकर के अंदर में इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रायो, और ये जो इनर सेल मास होता है ना, ये प्रॉपर एम्ब्रायो बनाता है, क्या बनाता है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एक प्रॉपर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कौन करता है, यही इनर सेल मास करता है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, एट आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रेपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, सही बात है। यूटेरस के अंदर में जैसे ट्रोफोप्लास्ट यहाँ पे जाएगा, यूटेरस की जो वाल है ना, इसको पूरी की पूरी तरीके से इसको घेर लेगी, और यहाँ पे जाकर के इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक। एज द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, फिर यहाँ पे क्या होता है, इसी को इम्प्लांटेशन, और यही इम्प्लांटेशन आगे चल के क्या बना देती है, प्रेगनेंसी बना देती है, ठीक है ना। ये देखो पूरा का पूरा ये प्रॉपर एम्ब्रायो बना देगा, ठीक है ना, समझ में आया क्या। देखो इसी के अंदर में आगे हम और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे इसके आगे हम पूरा और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी और डेवलपमेंट अगला टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है कि पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तब जाकर के चैप्टर अपना पूरा खत्म हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को भी हम खत्म कर देंगे। तो उम्मीद है यार आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से तुमको समझ में आया होगा। हमें ऐसा हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि लगा रहे हैं तुम्हारे समझने के लिए, और समझ में ही आना चाहिए, है ना। चलिए भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में। कौन सा अगला लेक्चर होने वाला है तो पता ही है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरीके से यार, हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।